हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12 लेक्चर नंबर 12। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 11 में जो 11 नंबर का जो लेक्चर था उसमें मेटालिक कैरेक्टर, देन मेटालिक कैरेक्टर के बाद में हमने इसमें कुछ साइज और रेडियस के विषय में भी इंफॉर्मेशन आपको दिया था। आज का ये जो टॉपिक है इस लेक्चर का वो है हमारे पास में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जिस समय लेक्चर नंबर 11 कंप्लीट हुआ था उस समय हमने आपको बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हम आने वाले लेक्चर 12 में हम करेंगे। तो आज हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 12 में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को। इसके पहले कि हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बात करें, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में जो टॉपिक है वो टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने एटॉमिक साइज देखा, एटॉमिक रेडियस देखा, देन एटॉमिक साइज हमने अप टू डाउन आते हैं उस समय देखा, और एटॉमिक साइज हमने लेफ्ट टू राइट जाते हैं उस समय हमने देखा। तो जब हम एटॉमिक साइज देख रहे थे तो उस समय हमको ये बात मालूम चली कि इसका जो साइज है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ये एस और पी के जैसा नहीं है, इसमें बहुत से वेरिएशन है। ये जो साइज है ये डिपेंड करता है स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर, और ये डिपेंड करता है जेड इफेक्ट के ऊपर। ये जो साइज है ये जेड इफेक्ट होने के कारण, या कहें कि अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण, ये कहें कि डी का जो शेप है, डी का ये जो शेप है इस साइड इस प्रकार से होने के कारण ये बहुत पुअर शेडिंग रखता है, जिसके कारण से अट्रैक्शन ज्यादा होता है। डी के शेप के कारण ही ये जो डी का शेप है, इस डी के शेप के कारण ही ये इरेगुलर शेप है, ठीक है। इस डी के शेप के कारण ही हमारे पास में न्यूक्लियस पावरफुल हो जाता है, जिससे जेड इफेक्ट आपका इंक्रीज हो जाता है। और जब जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट से, तो हमारे पास में साइज छोटा हो जाता है। कहां से 21 से लेकर के 21 से लेकर के 25 तक साइज डिक्रीज होता है, 25 से 28 तक साइज कांस्टेंट होता है, और 29 और 30 में हमारे पास में साइज इंक्रीज हो जाता है। ये हमने बताया था आपको। अप टू डाउन आते हैं तो अप टू डाउन आते हैं तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में फर्स्ट का साइज छोटा होता है, सेकंड का बड़ा होता है। लेकिन जब सेकंड, थर्ड और फोर्थ की हम बात करते हैं तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन जो सीरीज है उनका साइज सेम होता है, ये कहें कि कांस्टेंट होता है, ये हमने देखा था। देन अब हम यहां पर बात करेंगे मेटालिक कैरेक्टर की। तो जब मेटालिक कैरेक्टर की हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, वो बात यह है कि जब हम आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, तो जब सेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है तो ऐसा मेटल जो इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है वो बहुत अच्छा मेटल होता है। लेकिन ऐसा मेटल जो इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव नहीं करता है वो आपका एक बहुत ही खराब मेटल हुआ करता है। इसीलिए हम कहेंगे कि यहां पर मेटालिक कैरेक्टर डी का जो होता है वो कमजोर होता है, वीक होता है। किससे? एस के कंपैरिजन में डी का मेटालिक कैरेक्टर कमजोर क्यों होता है, वीक क्यों होता है? इसलिए वीक होता है क्योंकि आपका जो डी है इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसका जेड इफेक्ट ज्यादा होता है एस के कंपैरिजन में, जिसमें जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, जिससे यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना इजीली पॉसिबल नहीं है, जबकि एस के इलेक्ट्रॉन इजीली पॉसिबल है निकाल पाना। इसीलिए एस और डी में सबसे अच्छा मेटल होता है एस, उसके बाद में मेटल होता है हमारे पास में डी। यदि हम साइज की बात करते हैं तो साइज भी बड़ा होता है एस का डी के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि हमारे पास में एक ये जो जेड इफेक्ट है, जेड इफेक्ट जो है ये डोमिनेट करता है। जेड इफेक्ट डोमिनेट करता है, किसमें डोमिनेट करता है? डी ब्लॉक में। जेड इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा, और बाकी सारी केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी। किस पर डिपेंड कर रहा है ये डिपेंड कर रहा है जेड इफेक्ट के ऊपर। क्लियर है बातें? अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। तो ये सारी बातें हैं, ये हमने क्लास आने जो बीती हुई हमारे पास में क्लास थी, क्लास 11, उसमें हमने ये कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करेंगे क्लास 12 में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। तो आज के टॉपिक में हेडिंग डालिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिजिकल प्रॉपर्टी का
ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसमें हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को देखने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जरा दिमाग लगाइए कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहा होगा, क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या इसमें सिमिलरिटीज होगी मेल्टिंग पॉइंट डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो यहां से हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अब जरा एक बात बताओ हमको, यदि मान लीजिए मैं एक 5 kg का, ध्यान से देखना मैंने क्या बोला, मैं एक 5 kg का, अच्छा ऐसे समझो, इसको समझो पहले तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा, पहले इस बात को समझो। यदि मान लीजिए कोई मेरे पास में सब्सटेंस है जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का बना हुआ है। एक कोई सब्सटेंस है जो मेरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का बना हुआ है, और एक मेरा कोई सब्सटेंस है जो वीक बॉन्ड का बना हुआ है। यहां लिख लेता हूं वीक बॉन्ड। अब आप मेरे को ये बताइए, इस वाले का मान लीजिए, मेरे को बॉइलिंग पॉइंट मालूम करना है, और इस वाले का मेरे को बॉइलिंग पॉइंट मालूम करना है। ये कोई सब्सटेंस है, ये वीक बॉन्ड है, ये कोई सब्सटेंस है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो आप मेरे को बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट, या मैं कहूं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसका मेल्टिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब ये वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है तो इसका जो अट्रैक्शन है, ये जो अट्रैक्शन है, ये भी यहां पास में वीक होगा, अट्रैक्शन कमजोर होगा, या कहें कि लेस अट्रैक्शन होगा। लेकिन यदि मैं स्ट्रॉन्ग की बात करूं तो यहां पर जो अट्रैक्शन है ये आपका ज्यादा होगा, मोर होगा, किसके कंपैरिजन में, इस वीक वाले बॉन्ड सब्सटेंस के कंपैरिजन में। अब मेरे को दोनों को ब्रेक करना है। मैंने इसको हीट दिया, ये हमने यहां एक बर्नर जला दिया, हीट दिया, हमने इसको भी हीट दिया, एक हमने बर्नर जलाया। अब ये बताइए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि इसका ज्यादा होगा। यदि मान लीजिए ये आपके पास में कोई सब्सटेंस ए है और ये आपके पास में सब्सटेंस बी है, तो अब बताइए ए का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि बी का, ए का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि बी का। तो आप अपने दिमाग से इस बात का कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यह कहें कि जो सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का बना हुआ है, स्वाभाविक है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कहीं ना कहीं ज्यादा होगा, किससे, ए से। मतलब हम यहां पर बात करें तो ए जो होगा वो वीक होगा और बी जो होगा वो यहां पास में स्ट्रॉन्ग होगा, चाहे मेल्टिंग पॉइंट की बात करो चाहे बॉइलिंग पॉइंट की बात किया करो। क्यों बी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बना हुआ है। यहां अट्रैक्शन ज्यादा है, यहां पर क्या है, अट्रैक्शन ज्यादा है। और अट्रैक्शन को हम केमिस्ट्री में किसमें देखेंगे, डी ब्लॉक में जेड इफेक्ट से बात करेंगे। जेड इफेक्ट यहां पर कैसा है, ज्यादा है। जब जेड इफेक्ट ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यहां पास में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा और बॉन्ड जो होगा वो छोटा बनेगा, बॉन्ड जो होगा वो आपका छोटा बनेगा। लेकिन यहां पर आपके पास में जो जेड इफेक्ट है, जो यहां पास में जो जेड इफेक्ट है वो कैसा होगा, लेस होगा, डिक्रीज होगा। जब जेड इफेक्ट डिक्रीज होगा तो जो अट्रैक्शन है वो वीक होगा, और जो अट्रैक्शन वीक होगा तो यहां जो बॉन्ड बनेगा वो बड़ा बॉन्ड बनेगा। एक तो अट्रैक्शन आपका कम है तो बॉन्ड कैसा बनेगा, बॉन्ड बड़ा बनेगा। यहां बॉन्ड कैसा बना था, छोटा बना था।
तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास में कमजोर होगा, क्योंकि ये आसानी से टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, जबकि आसानी से ब्रेक नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो हमारे पास जेड इफेक्ट, अट्रैक्शन और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की ही कंडीशन आएगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? एक बात और समझो जरा, अब हम केमिस्ट्री की भाषा में करेंगे बात, तो हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी देखना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि हमारे पास में ज्यादा होंगे, अब यह एक बात और समझो, यहां समझाओ। मान लीजिए आपके पास में कोई सब्सटेंस है जिसमें ए सब्सटेंस और बी सब्सटेंस दो की हम बात कर रहे हैं, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये देखो, डी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप सभी जानते हैं डी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान से देखना, ये मैं डी बना देता हूं, ये मैंने डी बनाया, 1 2 3 4 और 5। ये मेरे पास में क्या है? डी है। ये भी मेरे पास में क्या है? डी है। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 और 5, ये भी क्या है? मेरे पास में डी है। अब मान लीजिए ये ए है, ये ए सब्सटेंस के लिए डी बनाया, ये बी सब्सटेंस के लिए मैंने डी बनाया। मेरे को दोनों को जोड़ना है, मान लो बॉन्ड बनाया, तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब जरा बताओ मेरे को, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? अब ऐसे मान लो ये फिंगर है मेरी, ये 5 इलेक्ट्रॉन है और ये 5 इलेक्ट्रॉन है। आप सभी जानते हैं कि एक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसके ऊपर पेयर करेगा तो बॉन्ड बनाएगा। ये 5 इलेक्ट्रॉन है और ये 5 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने बॉन्ड बनाना चालू किया, बहुत ध्यान समझना। पहले हमारे पास में कोई ऐसा सब्सटेंस, ऐसा एलिमेंट आया जिसमें एक डी में इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम बात करते हैं स्कैंडियम की। हाँ, पास में स्कैंडियम का हमने एग्जाम्पल लिया, समझने की कोशिश करना हम बात क्या कर रहे हैं। हम यदि स्कैंडियम का एग्जाम्पल लें डी ब्लॉक में, किसका एग्जाम्पल लें? स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉन एग्जाम्पल लें, स्कैंडियम Sc, इसका होता है D1। ये देखो डी में एक इलेक्ट्रॉन है। स्कैंडियम का मान में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, तो स्कैंडियम का हमने टाइटेनियम लिया, हमारे पास में इसमें D2 होता है। वेनेडियम लिया, D3 होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, हमने क्रोमियम लिया, इसमें हमारे पास में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे होता है? नहीं, 5 होता है, 4 तो होते ही नहीं है ना, 5 होता है, यही होता है ना। अब जरा समझो, आपके पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड, दोनों ने बॉन्ड बनाया तो ये बॉन्ड बन गया। समझने की कोशिश करना। अब मान लो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले लें, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों बॉन्ड बनाए गए, ये इसके पास जाएगा, ये वाला बॉन्ड बना। क्लियर है? ओके। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लो, इसमें भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब ये 3 एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। चलो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला लो, ये 4 है, ये भी 4 है, ये बॉन्ड बनाएगा। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला लो, ये 5 अनपेयर्ड है, ये भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये बॉन्ड बनाएंगे। समझना क्या बोला मैंने? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले एक था, एक बॉन्ड बनाया तो ये वाला बॉन्ड बना। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये वाला बॉन्ड बना। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये वाला बॉन्ड बनेगा। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये वाला बॉन्ड बनेगा, और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये वाला बॉन्ड बनेगा। अब मैंने आपसे बोला, आपसे एक क्वेश्चन है, मैंने आपसे बोला कि इस वाले बॉन्ड को, इस अब हाथ को आपको अलग करना है, ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसको आपको ब्रेक करना है। अब आप इसको ब्रेक करो, और मैंने आपसे बोला कि आप इस वाले को ब्रेक करो। अब मैंने कहा कि मेरे हाथ को पकड़ो, एक इधर आओ, एक इधर आओ, दोनों हाथ को अलग करो। अब आपको इसमें अलग करना है। अब बताओ ज्यादा ताकत किसमें लगेगी? इस वाले हाथ को छुड़ाने के लिए ज्यादा ताकत लगेगी, या ऐसे जो बॉन्ड बना हुआ है इसमें, इसको अलग करने के लिए ताकत ज्यादा लगेगी? बताओ। तो स्वाभाविक है आपसे बोलेंगे कि इसको हाथ को अलग करना है आपको, तो यहां कोई भी बच्चा आएगा छोटा, और वो जब मैं इस वाले हाथ और इस वाले हाथ को खींचेगा तो ये वाला जो बॉन्ड बना है ये इससे इजीली ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां एक फिंगर, ये भी एक फिंगर, ये एक दूसरे को इतने अच्छे से होल्ड करके नहीं रख पाई जितने अच्छे से ये होल्ड करके रखेगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमारे पास में यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो होल्डिंग पावर ज्यादा हो जाएगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो होल्डिंग पावर बहुत ज्यादा है। देखो होल्ड करना। अब आप किसी बच्चे से बोलो कि हाथ छोड़ाओ, कि छोड़ा पाएगा? हाथ नहीं छोड़ा पाएगा। क्यों नहीं छोड़ा पाएगा? क्योंकि यहां होल्डिंग पावर बहुत अच्छे से है। ये बिल्कुल पैक हो गया, बिल्कुल पैक हो गया, 100% पैक हो गया। अब इससे आप बोले कि इसको अलग करना, नहीं कर पाओगे आप। हाँ, यदि इसको अलग करना है आप अलग कर लोगे,
होल्डिंग पावर वीक है। होल्डिंग पावर मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि यदि हमारे पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाते हैं तो हमारे पास में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होते जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपको समझ में आया, किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो यहां डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेरे को समझाने का बस यही एक मकसद था कि आप ये समझो कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है। वो डिपेंड करता है अट्रैक्शन के ऊपर, वो डिपेंड करता है जेड इफेक्ट के ऊपर, वो डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि वीक बॉन्ड है इसके ऊपर। ठीक है, स्टार्ट करें। तो अब यहां से आप लिखते जाइए यदि आपको लिखना है तो, कि द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब मेटल की बात हो रही है। कौन से मेटल? डी ब्लॉक के मेटल की द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट आर ग्रेटर देन एस ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होंगे एस ब्लॉक के कंपैरिजन में। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मेटल के, डी ब्लॉक मेटल के ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? एस ब्लॉक के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि डी की कैपेसिटी होती है 5 और एस की कैपेसिटी होती है 2। यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में 5 हो सकते हैं जबकि एस में सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और मैंने आपसे बोला कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। सीधा डायरेक्टली इफेक्टिव होगा ये। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा होंगे। एस में कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉनों की, उसका हाफ कितना हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन डी की कैपेसिटी कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉनों की, उसका हाफ कितना हुआ? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से होल्ड करके रखेंगे जबकि 1 इलेक्ट्रॉन वाला होल्ड करके नहीं रखेगा। इसलिए डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एस ब्लॉक के कंपैरिजन में। इतनी बात समझ में आई कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स या एस ब्लॉक मेटल, ऐसा लिख सकते हैं आप। डी ब्लॉक मेटल या एस ब्लॉक मेटल। क्यों लिखो आगे। ड्यू टू एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्डिंग, ड्यू टू एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्डिंग in addition to metallic bonding due to presence of partially filled d orbital। वही बात हुई जो मैंने आपको समझाया। क्लियर है? एग्जांपल रीजन क्या है बता दिया मैंने आपको। क्लियर है ना? द टेंडेंसी टू शो कोवेलेंट बॉन्डिंग, द टेंडेंसी टू शो कोवेलेंट बॉन्डिंग will be maximum for the element having maximum number of unpaired electron या unpaired d orbital। रीजन वही है जो मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों कि हमारे पास में यदि मैक्सिमम डी ब्लॉक ऑर्बिटल अनपेयर्ड होते हैं तो बहुत अच्छी होल्डिंग होती है और डी के जैसी होल्डिंग एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में नहीं होती क्योंकि उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही होता है। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर है? अब यहां से यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास में याद रखना जो मेटल होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म नहीं करते हैं
क्योंकि वे मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। कौन से बॉन्ड बनाते हैं? मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। और मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड। तो हमारे पास में ये कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म नहीं करते हैं, जबकि ये कौन से बॉन्ड को फॉर्म करते हैं? ओनली मेटालिक बॉन्ड को फॉर्म किया करते हैं। बात सही में आई? फंडा क्लियर है? देखो जरा, देखो जरा, यहां समझो, मिटा दो इसको। अब तो ये सही में आ ही गया होगा। ये सारे रीजन बहुत अच्छे से समझ लेना। बार बार मैं चीजों को रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर कट जैसी क्लास में फीलिंग आती थी वैसी ही फीलिंग आए, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। समझो जरा, यदि मान लीजिए मैं पोटेशियम की बात करता हूं, एस ब्लॉक की, तो मैं इसको लिखता हूं 4s1। लेकिन यदि मान लीजिए मैं इसी में मैग्नीज की बात करूं, मैग्नीज मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो इसके लिए मैं लिखूंगा क्या? 4s2 3d5। अब यहां पर हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक एस ही पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए हमारे पास में दो प्रकार की बॉन्डिंग होती है। हम जानते हैं हमारे पास में दो प्रकार की बॉन्डिंग होती है, एक होती है मेटालिक बॉन्डिंग और एक होती है हमारे पास में कोवेलेंट बॉन्डिंग। हमारे पास में एक होती है मेटालिक बॉन्डिंग, एक होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। लेकिन हमारे पास में यहां पर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, पोटेशियम में सिर्फ और सिर्फ एस ही प्रेजेंट है, इसलिए सिर्फ यहां मेटालिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जबकि हमारे यहां कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती। जबकि यदि हम मैग्नीज की बात करें तो यहां पर हमारे पास में मैग्नीज में मेटालिक बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होगी और डी ऑर्बिटल होने के कारण इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमारे पास में ये जो डी है, D5 है, D5 का हम ऐसे बना सकते हैं, ये बना हमारे पास में डी 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। अब कोई और दूसरा आ गया, मान लीजिए ये इस प्रकार से, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 और 5। ये मान लो कोई ए है एटम, ये कोई आपके पास में बी है एटम, 1 2 3 4 और 5। ये वाला यहां जाके बॉन्ड बनाएगा, ये यहां जाके बॉन्ड बना लेगा, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाकर बॉन्ड बना लेगा। तो इस प्रकार से ये जो बॉन्ड बनेगा ये होगा कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि ऐसी प्रोसेस कोवेलेंट वाली इसमें नहीं आती है, एस ब्लॉक में, एस पोटेशियम लिथियम सोडियम में इस प्रकार की बॉन्डिंग नहीं आती है, सिर्फ मेटालिक बॉन्डिंग होती है। जबकि ये हमारे पास में मेटालिक बॉन्डिंग भी रख सकता है और कोवेलेंट बॉन्डिंग भी रख सकता है। ये आपके सारे रीजन रहे कि मेटालिक पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है डी ब्लॉक का एस ब्लॉक से। सीधी सी बात है, ये डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 पॉसिबल है, जबकि एस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ 1 ही पॉसिबल है। इतनी बात सही में आई? फंडा क्लियर है? अब आगे हम बात करते हैं यहां पर, यदि हमारे पास में कोई पूछ ले कि भाई बताइए कोवेलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग कब होगा? कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब होगा? किस केस में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होगा? तो अब भी मैंने आपको बताया था, यदि मान लीजिए हमसे बोले कि D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D5 है, ये सिस्टम है हमारे पास में, तो ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किसका होगा? कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? एक और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आके बॉन्ड बनाए, ये 2 या 2 अनपेयर्ड आके बॉन्ड बनाए, 3 या 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आके बॉन्ड बनाए, 4 या 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आके बॉन्ड बनाए, 5 या 5 अनपेयर्ड आके बॉन्ड बनाए। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड कौन सो करेगा? जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा।
और मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट होगा? D5 में। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5, जबकि यहां पर 4, यहां 3, यहां 2, यहां 1। तो यहां पर मैक्सिमम या कहें कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड किसका होगा? तो हम बात करेंगे ऐसा सिस्टम जो D5 को रखेगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड को शो करेगा। ये सबसे स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड किसका होगा? D5 वाले का होगा, क्योंकि इसकी होल्डिंग पावर बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहने वाली ये D5 में। क्लियर है? यहां तक फंडा क्लियर है? कोई डाउट? लगता है कोई डाउट यहां पर नहीं होने वाला। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो आपस में कोवेलेंट कैसा होगा? आपस में मोर होगा। क्लियर है? तो ये था हमारे पास में कोवेलेंट से रिलेटेड कुछ बातें। अब यहां पर आप एक एग्जांपल ले लीजिए, इसका एक एग्जांपल आपको बताते हैं। मिटा दूं ये सारी बातें, समझ में आ गई होगी। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं आने वाली। सिर्फ आपके पास में बेसिक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो आप डी ब्लॉक एलिमेंट हो, चाहे पी ब्लॉक एलिमेंट हो, चाहे एस ब्लॉक एलिमेंट हो, आप कवर कर जाओगे। यदि आपके पास में बेसिक पॉइंट क्लियर नहीं है तो आपको थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। जैसे एग्जांपल की यदि हम बात करते हैं, यहां पर क्रोमियम, एक एग्जांपल लिया हमने, Cr, क्रोमियम। अब हम जानते हैं क्रोमियम का क्या होता है? क्रोमियम का होता है D5 और हमारे पास में होता है S1, मतलब 3D5 और 4S1 ये होता है यहां पास में क्रोमियम का। चलो भाई 3D5 है तो लिखो जरा, ये हुआ 3D5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, S1, तो ये हुआ यहां पास में S1। इस प्रकार से ही होता है। हो गया। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रोमियम इज मैक्सिमम, लिखो इसमें, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रोमियम इज मैक्सिमम। क्रोमियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होगा? मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम क्यों होता है मैक्सिमम? बिकॉज क्योंकि यहां मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हैं? आपस में मैक्सिमम है। बात सही में है? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 5 भी नहीं, 6 1 2 3 4 5 और 1 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें। तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? ज्यादा होगा। नोट लगाओ हमारे पास में, इसी में नोटेड पॉइंट लिखो, नोट लगाओ कि हमारे पास में मैग्नीज है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये कैसे होगा? बताओ। लेस। ये कैसे होगा आपस में? लेस। ये एक एक्सेप्शनल है, ये कैसा है आपका? एक्सेप्शनल केस है। ये आपके पास में एक एक्सेप्शनल केस है कि मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? यहां पास में लेस हुआ करता है, जबकि मैक्सिमम हमारे पास में इसका भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। इसका इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 3D5 4s2, ये है। यहां भी D5 है, लेकिन इसमें हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? लेस। ऐसा देखा गया कि मैक्सिमम ऐसा देखा गया कि मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी मैग्नीज था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? हमारे पास में लेस है। कैसा हुआ करता है? मेल्टिंग पॉइंट लेस हुआ करता है, ऐसा देखा गया। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यहां पास से 2 प्रकार से बातें आती है। एक होती है एक्सेप्शनली, या इस प्रकार से कहो कि एक होती है यहां पास में थ्योरेटिकली, एक होती है यहां पास है प्रैक्टिकली। तो हम प्रैक्टिकली बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं थ्योरेटिकली के कंपैरिजन में। ऐसा देखा गया है जब हमने प्रैक्टिकल करके देखा कि इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन उसके बाद भी इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? लेस है। क्लियर है बातें कि क्लियर नहीं है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Zn जिंक की यदि हम बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Zn जिंक कैसा है? वेरी लो।
बहुत लो है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक कैसा है? लो है। मतलब यह हुआ कि हमारे पास में जिंक को हम इजीली वेपोराइज कर सकते हैं। तो आप चाहो तो लिख लो, जिंक इज इजीली वेपोराइज। जिंक इज इजीली वेपोराइज। जिंक को आसानी से वेपोराइज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? लो होता है। लो क्यों होता है? लो इसलिए होता है क्योंकि जब हम जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं 3d10 और 4s2। अब ये बताओ, इसमें तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, एस में भी दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। क्या यह किसी से बॉन्ड बनाएगा? आंसर बॉन्ड नहीं बनाएगा। जब ये किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसके 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये है जिंक का। तो इसमें डी कितना है? 10 है। एस कितना है? 2 है। तो किसी से बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि इसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसलिए ये आसानी से क्या हो जाता है? आपका वेपोराइज हो जाता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आया होगा। अब बात यह है, यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जिंक का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, ऐसा क्यों है, तो क्या आप इस बात का आंसर दे सकते हैं? क्यों है बताओ? अभी मैंने बताया था क्या कि हमारे पास में जो जिंक है उसमें सिर्फ मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा और उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इसलिए जो जिंक है वो इजीली वेपोराइज हो जाता है। क्लियर है बात? अब हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो अब हेडिंग डालिए आप। नेक्स्ट इसी में जो पॉइंट आता है, मेल्टिंग पॉइंट भी आपका कंप्लीट हो गया। शायद अब आपके पास में 4 नंबर का पॉइंट आया होगा, 4 या 5। सबसे पहले साइज बताया अप टू डाउन, फिर साइज बताया लेफ्ट टू राइट, उसके बाद में हमने बताया मेट्रिक कैरेक्टर, तीसरा पॉइंट, फिर चौथा में मेल्टिंग पॉइंट। ये 5 पॉइंट है, ये 5वां है, 5वां है। 5th नंबर का पॉइंट बताइए, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, यही लिख दूं आगे मैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। लिखो जरा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब ये जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, इसको हम आने वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। ये लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस लेक्चर को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। सो पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। जब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।